क्यों है? वैज्ञानिक जितना बड़ा होगा उसका भाषण उतना ही बड़ा होगा। अगर कोई विमान या स्टीम इंजन आविष्कार को और धुंधार लेक्चर दे तो उसको सुनने को बनता है, पर जब एक कड़िया उसके मारने तक की दवा नहीं बना सकते तो तुम्हारी लफ्फाजी कौन सुनता है? सब की सब बकवास है। साइंस कांग्रेस की खबर पढ़ते हुए एक नाम देखकर कुछ दिलचस्पी हुई। नाम था कलकत्ता के विख्यात प्रोफेसर और रिसर्चर डॉ देवकुमार सरकार। उन्होंने अधिवेशन में एक लंबा भाषण दिया था। ऐसा नहीं कि बंगाल के अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भाषणों से सम्मेलन को लाभान्वित न किया हो, पर प्रोफेसर देवकुमार सरकार के नाम पर नजर इसलिए पड़ी कि वे हमारे पड़ोसी हैं। हमारे घर से 2 मकान छोड़कर कोने वाला मकान उनका है। यद्यपि हमारी उसने जान पहचान नहीं थी, किंतु हम उनके बेटे हाबुल को जानते थे, जो हमारे यहाँ आया करता था। वह दरअसल में ब्योमकेश का बड़ा प्रशंसक था। 18-19 साल का युवक हाबुल कॉलेज का छात्र था। वह आता और बड़ी श्रद्धा से ब्योमकेश को ताकता रहता था और ब्योमकेश मुस्कराकर मन ही मन उसकी श्रद्धांजलि स्वीकार कर लेता। कभी कभी हम हाबुल को चाय पर भी बुलाते। उस समय उसके रोमांच का कोई अंत न होता। इस लिहाज से भी मेरे मन में जिज्ञासा थी कि हमारे उस युवा मित्र के पिता ने अपने भाषण में क्या कहा। एक सरसरी निगाह डालकर मैंने पाया कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक को विकास में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैंने सोचा, यदि मैं उसे जोर से पढ़कर ब्योमकेश को सुनाऊं तो शायद ब्योमकेश के बोझिल मस्तिष्क को कुछ राहत पहुंचे। यह सोचकर मैं बोला, सनो, हमारे हाबुल के पिता ने दिल्ली में क्या कहा है? ब्योमकेश ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और न ही अपनी नजरों को छत की बीमों से हटाया। फिर भी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान के बिना महान राष्ट्र नहीं बन सकता। यह आम धारणा बन गई है कि भारतीय वैज्ञानिकों में खोज और आविष्कार तथा उत्पादक रिसर्च करने बताया जाता है, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं है। इसका सबूत है हमारा गौरवमय इतिहास। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का प्राचीन काल ज्ञान और विज्ञान में इतना वैभवपूर्ण और उन्नतशील था, जिसके सूत्रों के बल पर ही आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई और सुदूर क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन के 4 आधार स्तंभ हैं: गणित, खगोल, विज्ञान, चिकित्सा और मूर्तिकला। इन चारों का जनक भारत ही है। फिर भी आज के युग में यह तर्क व्यर्थ ही कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप हमारी आविष्कार की अद्भुत क्षमता ह्रास की ओर अग्रसर है। ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके कारण कुछ और हैं, जिसने हमारी योग्यता ऊर्जा को निष्क्रिय बना दिया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और ज्ञानियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उन्हें साधनों के बाद में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब कभी धन की आवश्यकता होती तो वह राजकीय कोष से प्राप्त हो जाता था। राजकीय कोष की अकूत संपदा उनकी खोज और आविष्कारों के लिए हरदम उपलब्ध रहती थी। आर्थिक साधनों की चिंताओं से मुक्त रहकर ज्ञानी और वैज्ञानिक अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने शोध में लगाते थे और इसी के परिणामस्वरूप उन्हें अपने प्रयासों में पूर्ण सफलता मिलती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिक की दशा कैसी है? सरकारें वैज्ञानिक शोध को प्रश्रय देने से कतराती हैं। उधर समाज का आर्थिक रूप से सक्षम धनी वैभवशाली वर्ग भी अनुसंधान और शोध की योजनाओं में खास दिलचस्पी नहीं रखता। ऐसी स्थिति में हमें सीमित संसाधनों में बंधकर अपना कार्य करना पड़ता है। यह साधक भी कुछ अनुदान अथवा कुछ विश्वविद्यालयों के आर्थिक सहयोग से एकत्र धन पर आधारित रहते हैं। इसलिए हमारी कार्यक्षमता और सफलता भी उसी के अनुरूप नियंत्रित रहती है।
हमारी स्थिति ठीक उस चूहे की भांति है जो एक हाथी को अपनी पीठ पर ढो नहीं सकता। हम साधनों के अभाव में बड़े आविष्कार करने के लायक नहीं रहते। एक अभावग्रस्त मस्तिष्क विराट की कल्पना कैसे कर सकता है? इस सब के बावजूद मेरा अटूट विश्वास है कि यदि हम अपने मस्तिष्क को आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखकर अपने शोध और अनुसंधान कार्यों में प्रयत्नरत रहें तो कोई कारण नहीं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों से पिछड़ जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभावग्रस्त हैं। किंतु इसके मायने यह नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक चुपचाप बैठे हैं, बल्कि इन विपरीत स्थितियों के बावजूद उन्होंने अब तक जो भी शोध, अनुसंधान और आविष्कार किए हैं वे तारीफ के काबिल हैं। क्या ऐसी एजेंसी है जो इन छोटे छोटे वैज्ञानिक की प्रयोगशालाओं में होने वाले प्रयोगों और आविष्कारों का हिसाब रखती हो? यह ताज्जुब की बात है कि छोटी छोटी प्रयोगशालाओं में ही ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिसे देखकर सब वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और अपने आविष्कार को दुनिया की नजर से बचाकर दूसरी खोजों में लग जाते हैं। वे जानते हैं कि वे अकेले हैं, कोई उनकी सहायता के लिए आने वाला नहीं है। ऐसी विचित्र स्थिति में किसी को अपनी खोज या आविष्कार बताने में भी भय खाते हैं, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि जिस क्षण किसी को उनके आविष्कार का पता चल जाएगा वह उसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक से छीनकर अपने पर ले लेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे चारों की कमी नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, हमें आर्थिक सहायता दो, हमारे पास शोध व अनुसंधान के लिए अनियंत्रित साधन हो तथा वैज्ञानिक को उनके आविष्कारों का श्रेय देने की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम चाहते हैं बस। प्रोफेसर के ज्ञान की चर्चा में यह भूल ही गया कि कोई और भी उसे सुन रहा है। ब्योमकेश ने एकाएक बीच में काट दिया, बस इतना काफी है। क्या हुआ? हमें यह चाहिए, हमें वह चाहिए और वह भी चाहिए। यह सुनते सुनते कान पक गए। बस दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मैंने कहा, यही तो दोस्त, फेल होने के बहाने अनेक हैं। देव कुमार बाबू का भाषण पढ़कर लगता है कि देश के ज्ञानी और विज्ञानी भी कामचोरी की इस प्रवृत्ति से बरी नहीं हैं। ब्योमकेश के उदास होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह बोला, हाबुल देखने में एक सीधा सादा लड़का दिखाई देता है, पर बुद्धिमान है। उसके पिता होने के नाते देवकुमार बाबू कैसे ऐसे फिजूल की बातें अपने लेक्चर में बोलते फिरते हैं? यह जरूरी नहीं कि बुद्धिमान लड़के का पिता मेधावी हो। क्या तुम प्रोफेसर सरकार से मिले हो? मैंने पूछा। मैं शायद नहीं मिला हूं और उनसे मिलने की लालसा भी नहीं हुई, लेकिन सुना है कि उन्होंने दूसरी शादी की है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? और ब्योमकेश ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। घड़ी ने 8:30 बजाए। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था तो मैं पुत्तीराम से एक और कप चाय बनाने के लिए कहने जा ही रहा था कि ब्योमकेश आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। मुझे सीढ़ियों से पदचाप की आहट सुनाई दी है। कोई आ रहा है। उसने कान फिर से लगाए और हाबुल बोलते हुए फिर निराश मन से लेट गया। हाबुल ही है। क्यों आया? लगता है जल्दी में है। एक क्षण बाद दरवाजा खोलकर हाबुल तेजी से अंदर आकर बैठ गया। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। आंखों में भय था, जैसे कोई बीभत्स घटना देखी हो। वह कोई आकर्षक लड़का नहीं था। मोटी थुल थुल देह पर गोल चेहरा और हल्की घास जैसी दाढ़ी। वह व्याकुल दिखाई दिया। मैंने उठकर पूछा, ए हाबुल, क्या हुआ? लेकिन हाबुल पागल की तरह ब्योमकेश को देखा रहा था। मेरी बात शायद उसने सुनी ही नहीं। वह उठा और लड़खड़ाकर ब्योमकेश के नजदीक पहुंचा और बड़बड़ाया, ब्योमकेश दा सर्वनाश, मेरी बहन एकाएक मर गई। और वह जोर जोर से रोने लगा। ब्योमकेश ने हाबुल का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाया।
कुछ देर वह वैसे ही रोता रहा। अनायास बीभत्स कांड से लड़का अपना होश खो बैठा था। हम लोगों को अब तक यह नहीं मालूम था कि हाबुल की बहन भी है। उसने अपने परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। मैंने इतना ही सुना था कि हाबुल की मां के मरने में बाद देवकुमार बाबू ने दूसरी शादी कर ली है और हाबुल तथा उसकी नई मां के बीच अच्छा रिश्ता नहीं है। थोड़ी देर में हाबुल कुछ शांत हुआ और बताने लगा, पिताजी दिल्ली गए हैं और घर में वह, उसकी बहन और उसकी मां है। आज सुबह रोज की तरह पढ़ने के लिए ऊपर अपने कमरे में चला गया। घड़ी में 8 के घंटे बजने के बाद उसे मां की चीख सुनाई दी। वह नीचे भागा। उसने देखा कि मां रसोई के बाहर खड़ी जोर जोर से रो रही है। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या रही है, इसलिए मैंने रसोई मैने में घुसकर देखा कि